नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रीतिकाल का सीमांकन और उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, जिनमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद था। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा इसे दी है। इसलिए इस युग को किसी सीमा तक अलंकार काल कहना भी उपयुक्त नहीं है। हिंदी में अलंकार शब्द काव्यांग विशेष के लिए प्रयोग होता है, काव्य शास्त्र के लिए ग्रहण नहीं होता है। तो व्यवहार और इसीलिए अव्याप्ति के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। जहां तक दो विशेषण रीति और श्रृंगार का प्रश्न है, वे दोनों ही अपने अपने स्थानों पर महत्वपूर्ण है। इस युग के लिए रीति विशेषण का प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक इसे श्रृंगार काल मानते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह युग श्रृंगार काल कहना समीचीन है। इस नाम के पक्ष में जो ये तर्क दिया जाता है कि इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, उसके स्वीकार किए जाने में आपत्ति की जा सकती है। लेकिन इस युग में अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही है और ये आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई हैं। इनका प्रेरक तत्व कवियों की जो हार्दिक उद्गार है या उनकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना नहीं था। उसका अर्थ है जो विलासी आश्रयदाता हैं, इस प्रकार के काव्य की रचना करके ही उनका आश्रय या श्रृंगारिक रचनाएं लिख करके ही उनका आश्रय प्राप्त किया जा सकता था या उनके प्रशंसा का पात्र बना जा सकता था। वैसे इस युग में अनेक कवि ऐसे भी हुए जो इस प्रकार के वर्णन करने पर भी अपने कर्म से असंतुष्ट रहे हैं। इस युग में कवि काव्यांग चर्चा में उसी प्रकार का गौरव अनुभव करते थे जिस प्रकार की ब्रह्म ज्ञान विषयक चर्चा भक्ति काल में सामान्य जनता के लिए गौरव की बात हुआ करती थी। ये लोग उस अर्थ में आचार्य नहीं थे जिससे कि संस्कृत के काव्य शास्त्र विवेचक आचार्य आते हैं, पर स्वच्छ और सुबोध निरूपण के कारण शिक्षक के अर्थ में तो आचार्य कहे जा सकते हैं। तो इनमें प्रमुख हैं चिंतामणि, कुलपति दास, प्रताप सही आदि। तो ऐसे हैं जिन्होंने इस कर्म को अत्यंत मनोवेग या मनोयोग के साथ ग्रहण किया। इनकी रचनाओं में यदि श्रृंगारिक छंदों का समावेश हुआ तो इसका मुख्य कारण इनकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के स्थान पर विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के अतिरिक्त शास्त्रों के इस रूखे विषय को सरस बना करके सुकंठ देने का प्रयास किया जाना चाहिए था। यदि ये श्रृंगार वर्णन को अपना उद्देश्य समझते तो लक्षणों के बंधनों में डाल करके अपनी रचनाओं को कहीं कहीं कवित्वहीन भी कर बैठते। लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ भी तो इन्होंने रचे थे। तो बिहारी जैसे कवियों ने इसमें थोड़ी हेरफेर की और स्वतंत्र रूप से श्रृंगारिक ग्रंथों की रचना की। लेकिन उनके मूल में भी उनकी अपनी श्रृंगारिक प्रवृत्ति थी, तो यह नहीं कहा जा सकता था। तो कारण यह है कि विलासी आश्रयदाताओं के लिए ही वे ग्रंथ लिखे गए। वैसे इन ग्रंथों की यदि हम परीक्षण करें
तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके रचयिता पर भी काव्य शास्त्र की गहरी छाप है। इन्होंने लक्षण नहीं लिखे पर उनके अनुरूप अपनी रचनाएं अवश्य की हैं। मतीराम, भूपति, चंदन आदि तो ऐसे हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी अंग पर कुछ न कुछ लिखा भी है, और यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगारिक ही थी, तो भी इसे श्रृंगार काल कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दशा में वीर, भक्ति आदि श्रृंगार के अलावा जो रस हैं या काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ इसकी परिसीमा में नहीं आ सकेंगे। तो इसके संबंध में ये तर्क हम दे सकते हैं कि इनके रचयिताओं ने थोड़े बहुत श्रृंगारिक छंद लिखे, इसलिए ये भी श्रृंगार काल की परिधि के भीतर आ जाते हैं। लेकिन इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में लिखे गए वे छंद और रचनाएं न तो उनकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति की उदाहरण कही जा सकती है और ना ही इन ग्रंथों की विषय भिन्नता के तथ्य से इनको अलग किया जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युग की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं, और इसलिए इसे श्रृंगार काल कहना भी अपने आप में उपयुक्त नहीं था। तो जहां तक इस युग को रीति विशेषण प्रयोग में लाने का प्रश्न है, उसके विषय में ये हम कह सकते हैं कि श्रृंगार काल की अपेक्षा ये अधिक वैज्ञानिक और संगत है। इसका कारण यह है कि इनमें रीति संबंधी ग्रंथ ही अधिकांश रूप से लिखे गए, और इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भी ऐसे ग्रंथ रचने की थी। इन कवियों ने यदि श्रृंगारिक छंद रचे भी तो भी वे सामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से रचित न होकर के श्रृंगार रस की सामग्री के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। भक्ति काल में ही काव्य शास्त्र लोगों की चर्चा का विषय बन चुका था। नंददास द्वारा रसमंजरी जैसा नायिका भेद संबंधी ग्रंथ लिखा जाना और तुलसीदास द्वारा धुनी अवरेब कबित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति यह कहा जाना इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही केवल केशव, रहीम, सुंदर आदि अनेक कवियों ने कवि चर्चा के इस विषय को अग्रसर किया, जो आगे चल करके साधारण कवियों तक का वर्ण विषय होने के कारण इस युग की प्रवृत्ति का उदाहरण पेश कर रहा था। दूसरी तरफ ये भी स्वीकार कर सकते हैं कि इसकी परिधि के भीतर केवल वे लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ ही नहीं आ जाते जो श्रृंगारिक रचनाओं से युक्त है। वे ग्रंथ भी इसकी परिसीमा के बाहर नहीं पड़ते जो अन्य रसों में काव्यांग विवेचन के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीतिकाल संज्ञा भी अपने आप में व्यापक नहीं, क्योंकि घनानंद, आलम, बौद्धा और ठाकुर आदि वे कवि भी तो इसके अंतर्गत नहीं आ पाते जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना न तो काव्यांगों के विवेचन के लिए की और ना ही उन पर काव्य शास्त्र का प्रभाव रहा। तो इसके उत्तर में हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि इन कवियों में सुदन और जोधराज प्रवृत्ति गिने चुने वीर कवि वीर गाथा काल या आदिकाल की परंपरा में भी रखे जाने चाहिए। उसके कारण इनकी रचना शैली उस युग के ग्रंथों की शैली से अलग नहीं है। वर्तमान युग में ब्रजभाषा काव्य और काव्य शास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ और अब हो भी रहा है, तो उनके लिए सन्निविष्ट न हो सकने के कारण क्या आधुनिक काल या गद्य काल के अभिधान को अमान्य ठहराया जा सकता है? तो पुरानी परंपरा के ग्रंथ तो हर युग में मिल जाते हैं। इसी प्रकार इस युग में वृंद आदि जो कवि हैं उन्होंने नीति काव्यों की रचनाएं की है। भक्ति काल की मर्यादावादी विचारधारा की परंपरा की वे द्योतक हैं, उनमें भी रीति काल संज्ञा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही घनानंद, बौद्धा आदि जो उच्च कोटि के कवि हैं उनके विषय में भी यही कहा जाता है कि इन्होंने गिने चुने कवियों की पृथक प्रवृत्ति को रीति मुक्त नाम दे दिया। यदि इनके वर्ण विषय को श्रृंगार कहते हुए इनको उचित स्थान देकर के
श्रृंगार काल की संज्ञा पर बल दिया जा सकता है, तो इनके विषय में भी ये स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है कि इन कवियों का काव्य संस्कृत काव्य शास्त्र की दृष्टि से विशुद्ध श्रृंगार की, तो ये फारसी की प्रेमाभिव्यक्ति की पद्धति का एक प्रकार से भारतीय रूप कहा जा सकता है, जिसे पृथक स्थान ही मिलना चाहिए। इसे न तो श्रृंगार काल की परिसीमा में लिया जा सकता है और न ही रीति काल में। इनका अपना पृथक वर्ग था और इनकी काव्य पद्धति का अधिक प्रचलन नहीं हो सका, इसलिए इस काल का नामकरण करने के लिए इन्हें फुटकल खाते में डाल देने से कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि किसी आग्रह के कारण इन्हें सम्मिलित करने के लिए इस युग को श्रृंगार काल संज्ञा दे भी दें, तो भी भूषण जैसे राज प्रशस्तियों के रचयिता, उत्कृष्ट कवि तथा जसवंत सिंह जैसे प्रसिद्ध कवि, शिक्षक, आचार्य इसके अंतर्गत आएंगे। और ये उतना ही अन्याय होगा जितना घनानंद आदि को फुटकल कवि कह देना। तो विषय चयन के आधार पर इस काल को रीति काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक मात्रा में ग्रहण किया गया है। तो एक विशेष प्रकार की रीति का अर्थ यहाँ पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको श्रृंगार काल कहने में आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उसका कारण यह हो सकता है कि उनके समय तक सामान्य रूप से इस युग का श्रृंगार परक साहित्य ही अधिक दिखाई देता हो। तो इस प्रसंग में यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अनेक रीति आचार्यों ने ऐसे भी ग्रंथ लिखे जो रीति निरूपण संबंधी नहीं है, पर क्योंकि काव्यांग निरूपण में उनका मनोयोग दिखाई देता है और लक्ष्य ग्रंथों में उनके काव्य शास्त्रीय संस्कार हमारे समक्ष आते हैं, इसलिए उनकी सभी विषयों की रचनाएं इसी कोटि की मानी जाएगी और उनको भी रीति कवि कहना ही उपयुक्त होगा। भले ही वे एक या एक से अधिक ग्रंथ ऐसे लिखे हों उन्होंने जिन पर काव्य शास्त्र की स्पष्ट रूप से छाप दिखाई पड़ती है। तो ये तो हुआ रीति काल के नामकरण से संबंधित। अब हम देखते हैं इस रीति काल में साहित्य और कला की क्या स्थिति थी। तो साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार हालांकि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे और उन्होंने अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों और देशी राजाओं नवाबों से इन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में इनकी गणना होती थी, क्योंकि उचित सम्मान कवि या कलाकार के सृजन को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है या हुआ करता था, इसलिए ये स्वाभाविक ही था। इन लोगों ने अपनी अपनी कला का गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से अधिक विकास किया, लेकिन यह विडंबना है या दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि इन्हें वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकी जो सृजन के लिए अनिवार्य थी। तो इन्हें सामान्य रूप से आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, जिसका परिणाम यह होता था कि प्रतिभावान होते हुए भी ये लोग अपने सृजन का उत्तम रूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते थे। तो यह सब होते हुए भी इस युग के साहित्य और कला का अपना महत्व है और दोनों की ऐसी विशेषताएं हैं जो सहज ही दूसरे युगों की तत्संबंधी रचनाओं से पृथक देखी जा सकती है। तो फारसी के राजकीय भाषा होने के कारण इनकी अलंकार प्रधान शैली का प्रभाव सामान्य रूप से इस युग की प्रत्येक भाषा पर पड़ा। ब्रज भाषा जनजीवन के निकट होते हुए भी इस प्रभाव से बच नहीं पाई और उसका परिणाम यह हुआ कि इस युग के अधिकांश राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्तियां अतिरंजित शैली में लिखते रहे, लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि ये कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर
उन्मुख न होकर के संस्कृत की ओर उन्मुख हुए। और संभव है इसीलिए कि भारतीय भाषा होने के कारण संस्कृत काव्य शास्त्र में बताए गए सौंदर्य के ये उपकरण इनके अधिक अनुकूल रहे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इन उपकरणों का निरूपण भी इतने मन से किया कि आज इस पद्धति या रीति के कारण ही इस युग को रीतिकाल संज्ञा देना उपयुक्त समझा गया। तो इस प्रकार के ग्रंथों की रचना के मूल में इन कवियों के दो उद्देश्य रहे। एक, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना, और दूसरा, काव्य समुदाय को शास्त्रीय सौंदर्य का ज्ञान कराना। जहां तक ललित कलाओं का संबंध है, उनमें चित्रकला काव्य के समान ही इस युग में प्रचलित और समृद्ध हुई। चित्रकला जहांगीर का जो राज्य था वह गुण और परिमाण के कारण, यद्यपि इस काल का स्वर्णयुग कहा जाता है, और उसके बाद भी इनकी समृद्धि में कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे कट्टर शासक ने भी अपने अनेक चित्र अंकित करवाए, और शाहजहां की अलंकार प्रियता का परिणाम यह हुआ कि उसके विभिन्न राजकीय क्रियाकलापों, विशेष रूप से जो राजकीय ठाट बाट के चित्र हैं, उनमें चमक दमक को अधिक स्थान मिलने लगा। रंगों में सुनहरी पानी को इतना महत्व दिया जाने लगा कि उनमें चित्रित व्यक्ति भी मूर्तिवत जड़ प्रतीत होने लगे, और उनमें सजीवता और गति के स्थान पर जड़ता आ गई। व्यक्ति चित्रों का भी अभाव होता चला गया। औरंगजेब के बाद के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने अलिखित चित्र इसी शैली का अनुकरण मात्र रहे। तो इसके अलावा इसमें चित्र शैलियां जो थी, उसमें राजस्थानी और कांगड़ा शैलियों के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। इस युग के अनेक कवियों की रचनाओं में भी इसी प्रकार के चित्र, जिनमें कृष्ण लीला, नायिका भेद और 12 मासा रहा, उनका चित्रण करना। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय महाभारत, श्रीमद् भागवत, दुर्गा सप्तशती, पुराण, इतिहास, लोकगाथाओं आदि के अलावा दैनिक जीवन से संबंधित बातें भी रही। इन चित्रों में भावात्मकता अधिक है और सामान्य रूप से इनका झुकाव रहस्यात्मकता की ओर है। तो इस प्रकार इस युग की चित्रकला राजसी ठाट-बाट और जनजीवन दोनों को सम्यक रूप से लेकर के चली है। इस युग के कवियों के द्वारा रचित राज प्रशस्तियां और श्रृंगारिक रचनाएं दोनों प्रवृत्तियों के चित्रों के समानांतर कही जा सकती है। काव्य और चित्रकला के अलावा इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का भी अपना विशिष्ट स्थान रहा, पर क्योंकि ये दोनों व्यय और अभ्यास साध्य थी, इस कारण जनजीवन से दूर हट गई और केवल राज्य आश्रयों तक ही सीमित रही। अकबर के राज्यकाल में इन दोनों कलाओं को लगभग बराबर का स्थान प्राप्त था, लेकिन शाहजहां के समय तक संगीत का प्रभाव कुछ कम होता गया। शाहजहां को यद्यपि संगीत का अच्छा ज्ञान था, लेकिन उसकी रुचि स्थापत्य कला में अधिक रही, इसीलिए ये कला अपने चरम शिखर पर पहुंची। शाहजहां ने जितनी इमारतें बनवाई, उन सब में सूक्ष्म सौंदर्य के समावेश की ओर अधिक ध्यान दिया गया। यही कारण रहा कि इनमें मूर्ति और चित्रकला का सामंजस्य करने का प्रयत्न दिखाई देता है। तो आगरा का ताजमहल और दिल्ली का दीवाने खास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। शाहजहां के बाद औरंगजेब और उसके बाद तक इन दोनों कलाओं की स्थिति शोचनीय ही रही। संगीत से औरंगजेब को विशेष अरुचि थी, इसलिए उसका अपकर्ष हुआ, और स्थापत्य कला को इसलिए उसने प्रश्रय न मिल सका उससे, क्योंकि उसका ध्यान मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तन करने में लगा था, और साथ ही इमारतों के निर्माण का कार्य उसको फिजूल खर्ची लगता था या व्यय साध्य अधिक लगता था। जिन दो मस्जिदों और
एक मकबरों का निर्माण उसने कराया, वे भी साधारण ही है। इनके बाद इन दोनों कलाओं का पुनरुत्थान केवल 18वीं शताब्दी में ही हो सका। इस शताब्दी में मोहम्मद शाह ने यदि संगीत कला को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया तो शाह आलम द्वितीय और उसके बाद के जो शासक थे उन्होंने दिल्ली से हट करके गुजरात और लखनऊ में कुछ इमारतें बनवा करके स्थापत्य कला में अपनी रुचि का परिचय दिया। तो इस काल में कवियों और कलाकारों को राज्याश्रयों में सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुछ अच्छी रही। उसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों का क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध कहा जा सकता है। तो इस प्रकार अब तक कल की और आज की क्लास में हमने पढ़ा रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का सीमांकन, रीतिकाल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और रीतिकाल में साहित्य और कला की स्थिति क्या थी। धन्यवाद।